23 मई यानी कि सोमवार से उत्तर प्रदेश की विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। विधानसभा की कार्रवाई के पहले जो परंपरा है उसके अनुसार आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, नेता सदन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इनके साथ साथ जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव को बुलाया गया था, लेकिन अखिलेश यादव ना के उन्होंने अपना कैंडिडेट भेजा था, अपना जो प्रतिनिधि है वो भेजा था इंद्रजीत सरोज। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कांग्रेस से आराधना मिश्रा मोना जो नेता विधानमंडल दल हैं, बसपा से उमा शंकर सिंह, और अगर बात करें कि रघुराज प्रताप सिंह की जो पार्टी है उससे रघुराज प्रताप सिंह आए थे, सुभाषपा से ओम प्रकाश राजभर जो आए थे, यानी कि जो तमाम दलों के विधानमंडल दल के नेता वो इस सर्वदलीय बैठक में मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक तकरीबन 1.5 घंटे तक चली और 1.5 घंटे बाद मजनून यही निकला कि आपस में इस बात पर चर्चा की गई कि सदन को किस तरीके चलाना है। जो विधानसभा अध्यक्ष हैं और जो नेता सदन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सतीश महाना, इन्होंने अपील की है सभी दलों के नेताओं से कि सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, शांति से चलने दिया जाए, यानी कि सदन चलाने के लिए सहयोग की अपील जो है वो की गई है। विपक्ष ने भी साफ तौर पे कहा है कि सदन में सत्ता पक्ष को विपक्ष की बात सुननी होगी, उसके सवालों का जवाब देना होगा। तो फिलहाल जो औपचारिकता थी या फिर कहे कि जो परंपरा थी उस परंपरा को निभाया गया और आज सर्वदलीय बैठक की गई। सर्वदलीय बैठक में आने वाले जो सदन की कार्रवाई है उस पर चर्चा हुई। कैमरा हरीश के साथ दिवाकर पाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज विधायक दलों की बैठक बुलाई गई। हम इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है जहां पर विधायक दलों की बैठक बुलाई गई थी। हालांकि ये बैठक सुबह करीब 12:30 बजे ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं या एमएलसी हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो भी इस बैठक में मौजूद रहे, लेकिन शिवपाल सिंह यादव और आजम खां इस बैठक में नहीं आ पाए। हालांकि ये जो बैठक है ये विधानसभा सत्र को लेकर के की गई थी, क्योंकि कल से विधानसभा के सत्र शुरू हो रहे हैं और पहला दिन है विधानसभा सत्र का। तो जाहिर सी बात है क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से मौजूदा सरकार को विधानसभा सत्र के दौरान घेरा जाएगा, इन सभी को लेकर के समाजवादी पार्टी कार्यालय में विधायकों की आज पाठशाला लगाई गई थी। हालांकि पाठशाला में अखिलेश यादव ने वो सभी गुरु मंत्र दिए हैं कि जिस तरीके से कल विधानसभा सत्र के दौरान मौजूदा सरकार को घेरा जाए। हालांकि कल ये भी देखना होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान क्या अब्दुल्ला आजम खां या फिर आजम खां विधानसभा सत्र में मौजूद रहते हैं या फिर कि नहीं रहते हैं। हालांकि जिस तरीके से जो विधायकों का कहना है कि कल अब्दुल्ला आजम खां और उनके बेटे दोनों ही मौजूद रहेंगे विधानसभा सत्र के दौरान। देखने वाली बात यही होगी कि कल का जो विधानसभा सत्र होगा उसमें किस तरीके से समाजवादी पार्टी मौजूदा सरकार को घेरती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन हरीश के साथ आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज विधायक दलों की बैठक बुलाई गई। हम इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय है जहां पर विधायक दलों की बैठक बुलाई गई थी। हालांकि ये बैठक सुबह करीब 12:30 बजे ये बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं या एमएलसी हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद रहे। आगामी 10 जून को पूरे देश में 57 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और इनमें सबसे ज़्यादा 11 सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। उत्तर प्रदेश में जो 11 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं उसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। कहीं न कहीं सभी राजनीतिक दल जो है वो अपना अपना समीकरण बैठाने में जुटे हुए हैं। हालांकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में है। देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में इसलिए मुकाबला है क्योंकि इनके अलावा कोई भी ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जिनके पास उतनी विधायकों की गिनती हो जो कि एक भी सीट जिता दे। क्योंकि अगर राज्यसभा चुनाव की बात की जाए, उसमें मतों की बात की जाए तो एक सीट जीतने के लिए 34 से 37 विधायकों की जरूरत होती है और ये गिनती जो इस आधार पे होती है कि कितने सीटों पे चुनाव होना, क्योंकि 11 सीटों पे चुनाव होना तो जाहिर बात यहाँ तकरीबन
34 सीटों की ज़रूरत जो है एक राज्यसभा के लिए होगी, यानी एक राज्यसभा को चुनाव के लिए 34 मतों की ज़रूरत होगी। और देखिए, अगर इसमें बात करें तो 273 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के पास हैं। वहीं पे अगर बात करें समाजवादी पार्टी के पास, तो 225 सीटें जो है समाजवादी पार्टी उनके गठबंधन के पास है। अगर इसमें बात करें तो सिर्फ 255 सीटें जो है सिर्फ एक प्रकार से देखा जाए तो अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास है, और 111 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी के पास। इस तरीके अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी जो है वो 3 सीटों पे चुनाव जीत सकती है, और भारतीय जनता पार्टी अगर अकेले दम पे कहा जाए तो वो 7 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। लेकिन अगर गठबंधन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के हिसाब से 8 सीटें जो जीत सकती है। लेकिन अगर गठबंधन में कहीं दरार पड़ती, कहीं न कहीं सेंधमारी होती है, तो जाहिर बात है कि फिर चुनौती सामने हो जाएगी। यानी कि अगर गठबंधन को लेके दोनों दल आमने-सामने होते हैं तो जाहिर बात है कि 11वीं सीट पे अगर खड़ा करते हैं प्रत्याशी, तो दोनों लोगों के बीच कहीं न कहीं आपस में चुनौती एक होगी, यानी कि एक दूसरे को हराने की जद्दोजहद होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि आखिरकार किसको उतारा जाएगा मैदान में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना खुद तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उतारे, लेकिन हो सकता है कि सहयोगी दल में से किसी को साथ ले ले, लेकिन उसके सहयोगी दल अभी इतनी भारी तादाद में नहीं है जिससे कि पूरी तरीके से कहा जाए कि किसी दूसरे दल के किसी व्यक्ति को राज्यसभा भेज सकते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में हो सकता है, ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय लोक दल से किसी को राज्यसभा जो है वो भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के गठबंधन में है, तो ये कहा जा रहा है कि वो भी जो है एक सीट मांग रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो है वो कहीं न कहीं असमंजस बरकरार है, और चुनौती जो है वो कहीं न कहीं आमने-सामने पड़ी हुई है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो राज्यसभा का चुनाव होना है, जाहिर सी बात है कि इसको लेके सेंधमारी की भी का भी काम जो चल रहा है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव, आजम खां और अब्दुल्ला आजम ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, और ये अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी से खासे नाराज है। तो हो सकता है कि सेंधमारी जो है बीजेपी को करने की कोशिश करे। इसके साथ साथ रघुराज प्रताप सिंह का जो जनसत्ता दल है उसकी 2 सीटें हैं, कांग्रेस की 2 सीटें और बसपा की 1 सीटें। हो सकता है कि रघुराज प्रताप सिंह और बसपा जो है वो बीजेपी का साथ दे दे, जिससे कि बीजेपी जो 8 सीटें जीतने में सफलता हासिल कर सके। फिलहाल क्रॉस वोटिंग की संभावना भी जमकर बनी हुई है, लेकिन 10 जून को मतदान होना है उत्तर प्रदेश की 11 जो राज्यसभा सीटों के लिए, 10 जून को ही मतगणना होनी है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाएंगी, तो वहीं 8 सीटें जो है वो बीजेपी जीत कर आएगी। कैमरा पर्सन हरीश के साथ दिवाकर त्रिपाठी, प्राइम न्यूज, लखनऊ। अखिलेश यादव की मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती है, इसलिए उन्हें भगवान नहीं दिखाई देता है। मेरठ पहुंचे गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का सपा मुखिया पर हमला। ज्ञानवापी मामले पर आज यूपी सरकार के गन्ना मंत्री विपक्षी पार्टियों पर जमकर बरसे। बीते दिनों इस मामले पर अखिलेश यादव के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देखते हुए गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने आज कहा कि हमें पत्थर में भगवान दिखाई देते हैं। मेरा नरसिंह भगवान पत्थर में प्रकट होता है, लेकिन अखिलेश यादव जी की मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती है, इसलिए उन्हें भगवान भी दिखाई नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें जुमे की नमाज अगर पढ़नी है और अच्छी लगती है तो वो नमाज पढ़े, और हमें यदि पत्थर में भगवान दिखाई देता है तो हम पूजा करेंगे। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी कहाँ से आ गई, वहाँ तो शंकर जी का मंदिर है। कैमरामैन साइम के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज़, मेरठ। सिद्धार्थनगर में बीती रात उस समय शादी एक मातम के रूप में हो गया। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जनपद के सोहरतगढ़ थाना अंतर्गत एक गांव में शादी थी, जहां पर लोग बारात गए थे, और बारात से लौटते समय जोगिया के पास जो काला नमक ढाबा है उसके पास एक बोलेरो जिसमें 11 बाराती सवार थे, एक रैली में ट्राला जो था वहाँ पर खड़ा था, उसमें जाकर घुस गया, जिसमें मौके पे वहाँ पर 5 लोगों की मौत हो गई और बाकी
जो 6 लोग थे उनको जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन 6 लोगों के इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान 3 और लोगों की मौत हो गई, जिसमें मृतकों की संख्या अब 8 पहुंच गई है। वहीं इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के लोगों को संतोष और उसमें दुख की घड़ी में संवेदना व्यक्त की है। तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सिद्धार्थनगर में हुई सड़क दुर्घटना में जो परिवार के लोग, उनके परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है, उनको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। वहीं पीड़ित जो घायल लोग हैं उनको 50,000 रुपये का आर्थिक सहायता दी गई है। तो वहीं मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए का भी आर्थिक सहायता दी गई है। लेकिन यहीं अगर आपको बता दें कि ये उस समय घटना हुई जब बीती रात लोग वहाँ बारात से लौट रहे थे अपने गांव को, और जब वो वहाँ जोगिया के पास पहुँचे ही थे कि अचानक गाड़ी बोलेरो थी जो अनियंत्रित हो गई और जाकर जो ट्रक खड़ा था उसमें घुस गई और मौके पे वहाँ पे 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन इलाज के दौरान भी 3 लोगों ने दम तोड़ दिया, जिसमें मृतकों की संख्या इस समय 8 पहुंच चुकी है और 3 लोगों का इलाज चल रहा है। कैमरामैन रविंद्र कश्यप के साथ श्याम सुंदर शुक्ला, प्राइम न्यूज, सिद्धार्थनगर। हमीरपुर में एक गर्भवती महिला ने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसका नाम ब्रजेश रखा। ब्रजेश नाम इसलिए रखा क्योंकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनकी मदद की थी। क्या है मामला, ये हम आपको बताते हैं। हमीरपुर मुख्यालय के रमेड़ी की रहने वाली सपना जो गर्भवती थी, 2 दिन पूर्व वो महिला अस्पताल आई, लेकिन उसे एडमिट नहीं किया गया। वो अधिकारियों के दरवाजे के चक्कर काट रही थी। 2 दिन पूर्व वो जिलाधिकारी के दरवाजे भी गई और जिलाधिकारी से एडमिट करने की गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने सीएमओ को आदेश भी किए थे, लेकिन उसे एडमिट नहीं किया गया। तो वहीं जब ये मामला मीडिया में संज्ञान में आया तो ब्रजेश पाठक ने सीएमओ को फ़ोन करके तत्काल एडमिट करने के आदेश दिए। तो वहीं महिला के ऑपरेशन के बाद उसे लड़का हुआ, पर जिन्होंने खुशी से उसका नाम ब्रजेश प्रजापति रखा, जो जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं हमीरपुर की, वो भी साफ नज़र आती हैं। गर्भवती महिला दर बदर भटकती रही, लेकिन उसको एडमिट नहीं किया गया। कहा गया कि आपका ऑपरेशन नहीं हो सकता, जिसके चलते जिलाधिकारी की चौखट में भी सपना अपने पति के साथ गई, लेकिन उसको वहाँ भी इंसाफ नहीं मिला। लेकिन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने तत्काल संज्ञान में लेते हुए सीएमओ को आदेश किया और तत्काल महिला का इलाज करने के आदेश दिए, जिसके बाद आनन फानन में स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गए और महिला सपना को एडमिट कराया गया, जिसका कल रात डिलीवरी हुई और उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। दोनों दंपति ने खुश होकर अपने पुत्र का नाम ब्रजेश प्रजापति रखा। इस बात का जब ब्रजेश पाठक को संज्ञान मिला तो ब्रजेश पाठक ने खुशी से एक ट्वीट किया, जिस पर उन्होंने साफ लिखा हुआ था कि ये मेरे लिए बहुत खुश होने की बात है कि मेरे नाम से कोई अपने पुत्र का नाम रख रहा है। अगर मैं हमीरपुर आता हूँ तो इस पुत्र से ज़रूर मिलूँगा, ऐसा ब्रजेश पाठक ने अपने ट्वीट से कहा है, जो कि हमीरपुर जनपद में चर्चा का विषय बन गया है। अभी फ़िलहाल जच्चा बच्चा दोनों की हालत सही है, दोनों महिला अस्पताल में एडमिट हैं। पति से बात की इस मामले में तो सपना के पति अखिलेश प्रजापति का कहना है कि जो उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक हैं, हम उनका कोटि कोटि नमन करते हैं। अगर वो नहीं होते तो शायद आज हमारा जच्चा बच्चा सुरक्षित होता। ब्रजेश पाठक की जो ये कार्रवाई थी, तत्काल बेस पे उसको जो गर्भवती महिला है उसको एडमिट कराया गया। ये जनपद में चर्चा की विषय बनी हुई है। हमीरपुर से इरशाद खान, प्राइम न्यूज़। जौनपुर में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है।
इस बार आपको बता दें कि सरकारी ज़मीन पर दबंगों का कब्जा था। पिछले कई सालों से 42 दुकान जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा किए थे। वहीं बता दें कि जो ज़मीन की कीमत है तकरीबन 8 से 9 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जौनपुर के सदर एसडीएम हिमांशु नागपाल ने बड़ी कार्रवाई की है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनने के बाद लगातार जौनपुर में जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर लगातार तेज़ी से चल रहा है, जो अवैध रूप से कब्जा किए गए हैं उसे खाली कराया जा रहा है। चाहे जौनपुर की जौनपुर मछली शहर, मड़ियाहूँ, मुगरा, बादशाहपुर, तमाम वो इलाके हैं जहां पर दबंगों द्वारा कब्जा किया गया। वहीं अब जौनपुर के डीएम मनीष कुमार वर्मा एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और अधिकारियों को छूट दिए हैं कि जो भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा करेगा उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। चाहे वो ये कह सकते हैं चाहे कितना बड़ा भी दबंग हो, उसके खिलाफ तेज़ कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं न कहीं जौनपुर में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर का जो कहर है वो दिखाई दिया है। कहीं न कहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से हिमांशु नागपाल ने बताया है कि तकरीबन 8 से 9 करोड़ की कीमती ज़मीन थी, उस पर दबंगों को कब्जा था और तकरीबन 42 दुकान खोलकर पिछले कई सालों से दुकान खोलकर उस पर चला रहा था। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से बाबा का बुलडोजर चला और ज़मीन को खाली कराया गया। जौनपुर से राहुल यादव। दिल्ली नगर निगम की व्यवस्था को सुचारू रूप चलाने के लिए केंद्र सरकार ने यह प्रस्ताव दिया था कि दिल्ली के जो 3 नगर निगम हैं, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिण दिल्ली नगर निगम, तीनों को एकीकृत किया जाए। तीनों नगर निगम आज से एक हो गए हैं। इस व्यवस्था के तहत आज से इनकी कमान एक नौकरशाह के हाथ में होगी। चूँकि चुनाव के बाद जो समय था वो समाप्त हो चुका है। अब अगले चुनाव तक जब पहली बैठक होगी उसके संपन्न होने तक दिल्ली नगर निगम की कमान एक वरिष्ठ प्रशासक के हाथ में होगी, जो वरिष्ठ नौकरशाह होंगे। चूँकि चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था कि दिल्ली नगर निगम को सुचारू रूप चलाने के लिए तीनों नगर निगम को एक किया जाए। अब तीनों नगर निगम मिलके एक नगर निगम हो चुका है। यानी अब दिल्ली नगर निगम जो पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी था, तीनों को मिलाकर अब दिल्ली नगर निगम बन चुका है। इसके लिए एक प्रशासक की नियुक्ति हो चुकी है, एक जो आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं। तो इस क्रम में आज से जो है ये व्यवस्था है, पूरी की पूरी व्यवस्था अब आयुक्त के हाथ में होगी। चाहे दिल्ली के स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, तमाम जो भी व्यवस्थाएं होगी वो आयुक्त के हाथ में होगी, सिवाय नीतिगत फैसलों के। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों पूर्व एक फैसला किया था कि तीनों दिल्ली नगर निगम एक होंगे। सुचारू व्यवस्था चलाने के लिए तीनों निगम को एक किया गया, जिसके लिए संसद में कानून भी पास किया गया। वह कानून पास होने के बाद आज रविवार के दिन से दिल्ली की जो कमान होगी नगर निगम की एक प्रशासक के हाथ में होगी। कैमरा पर्सन शुभ के साथ मैं स्नेह कमल, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। यमुना का जलस्तर गिरने के साथ ही साथ दिल्ली में पेयजल पूर्ति बाधित हो गई। वजीराबाद अगर बैराज की बात करें, जहां पे आमतौर पर जलस्तर जो है 673 फीट के ऊपर होता, अब वो जलस्तर इस समय 663 फीट के नीचे है। अगर दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार बार बार कहती है कि हरियाणा सरकार जो दिल्ली में यमुना का पानी आता है उसे कम कर दी, इसके कारण से जो है दिल्ली में पेयजल किल्लत है। अगर गर्मियों की बात करें, इस समय जो पेयजल किल्लत है उसके 2 कारण हैं। एक कारण जो है राजनीतिक, दूसरा कारण प्राकृतिक है। राजनीतिक कारण की बात करें तो दिल्ली सरकार जिस तरह से आरोप लगाती है कि हरियाणा से दिल्ली में पानी कम आ रहा है, वहीं अगर प्राकृतिक कारण की बात करें तो गर्मी के दिनों में जल की जहाँ पे जो मांग बढ़ती है, गर्मी कारण जो जल के स्रोत है, यमुना नदी की बात की जो तमाम जलस्तर हैं वो गिर जाते हैं, सूख जाते हैं, जिस कारण जो है पानी की किल्लत बढ़ जाती है। फिलहाल दिल्ली की सरकार बार बार हरियाणा सरकार से मांग कर रही है कि दिल्ली के लिए यमुना का पानी और छोड़ें, जिससे दिल्ली की जनता को पेयजल की संकट न हो सके। अब देखना है आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार के इस निवेदन पर हरियाणा की सरकार क्या फैसला करती है। लेकिन अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में उत्तरी दिल्ली की बात करें, दक्षिण दिल्ली की बात करें, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पेयजल की इस समय विकट समस्या है। कैमरा के साथ मैं कमल, न्यूज़, दिल्ली।